आज का जो हमारा लेक्चर है वो है थर्ड पार्टीज लाइबिलिटी। मेरा सवाल है यहाँ से आपसे, व्हाट डू यू मीन बाय द थर्ड पर्सन एंड व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड लाइबिलिटी? लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन, जिम्मेदारी। गुड। तीसरे बंदे की, तीसरी पार्टी की जिम्मेदारी, उसके इन्वॉल्वमेंट। यहाँ अब मुबीन आपसे मेरा सवाल है कि हमारे ट्रस्ट के पूरे हमने जितनी भी बैकग्राउंड कहानी पढ़ी है, बैकग्राउंड हमने पढ़ा है, उसको मद्देनजर रखते हुए आपको क्या समझ में आती है कि जो थर्ड पर्सन लाइबिलिटी, तीसरे बंदे की ट्रस्ट में क्या लाइबिलिटीज हो सकती हैं, उसकी इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकती है? जी जाहिद एंड मुबीन। हु इज द बेनिफिशियरी? गुड। हु इज द ट्रस्टी? की हुई है। हु इज द सेटलर और द ट्रस्टर? यस। थर्ड पर्सन कौन है यहाँ? अच्छा, अगर आप अच्छा, मेरा सवाल है आप लोगों से अगेन। देखें, आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, एक तो सेटलर, देन ट्रस्टी, देन बेनिफिशियरी। यस, ये तीन बंदे आ गए। यहाँ एक ऐसा बंदा जो थर्ड पर्सन, जिसकी लाइबिलिटीज क्या हो सकती है। अब वो तीसरा बंदा, कोई कह रहा है बेनिफिशियरी है, कोई कह रहा है ट्रस्टी है। अगर मैं कहूँ तीसरा बंदा ना ट्रस्टी है ना बेनिफिशियरी, कोई और बंदा है, देन हो सकता है उसकी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। नहीं रखा हुआ। यस, वेरी वेरी लॉजिकल पॉइंट कि अगर उसके अंदर कोई तीसरा बंदा भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। यस, इट कैन बी, दिस द वन ऑप्शन, but at the same time I'm asking about the third person, who is a person other than these people. No, if I'm saying no, that person is not involved. Third person liabilities, तीसरे बंदे की इस पूरे सिनेरियो के अंदर कुछ जिम्मेदारियां हैं उसके कंधों के ऊपर। ट्रस्टी जाइए, ट्रस्टी हाथ ऊपर करें। कौन कहता है कि थर्ड पर्सन ट्रस्टी है? सही कहते हैं आप लोग, सही कह रहे हैं। आज हम पढ़ते हैं थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टीज लाइबिलिटी। नेक्स्ट करें। अच्छा, थोड़ा पहले आपको समझा दूं। एन इक्विटी एंड ट्रस्ट लॉ, थर्ड पार्टीज लाइबिलिटीज रेफर टू द लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। एक चीज याद रखें, लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज उस बंदे की एंड पोटेंशियल लीगल कॉन्सिक्वेंसेस faced by individuals or entities who are not directly part of a trust relationship but become involved in breach of trust or fiduciary duties. This concept is crucial in ensuring that anyone who contributes to or benefits from such breaches can be held accountable. कौन है तीसरा बंदा, मुझे बताएं? The person who is not directly part of this trust,
You were saying that trustee is a third person. The trustee is directly involved in the trust system and the trust deed, but this person is not directly part of your game. they डायरेक्ट कौन है? Settler, trustee, beneficiary. These three people are very close and directly involved with one another, like a chain. ट्रस्टर ट्रस्टी के साथ इन्वॉल्व है, ट्रस्टी बेनिफिशियरी के साथ इन्वॉल्व है. बेनिफिशियरी का डायरेक्टली ताल्लुक किसके साथ है? सेटलर के साथ. बट इन दिस सिस्टम, but in this slide they are saying about the third person who is not directly part of this game. पढ़ें इसको अगेन, पढ़ें आप लोग. आम अल्फाज में मैं समझा देता हूं. जो तीसरा बंदा है ना, उनकी लाइबिलिटीज क्या है? कहता है कि एक तो उसके ऊपर लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एट द सेम टाइम पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं अगर वो ब्रीच करेगा. faced by individuals or entities who are not directly part of this game, part of trust relationship, but become involved in breach of trust. ये एक ऐसा बंदा है, देखें समझाता हूं. ए, ये कौन है? ये सेटलर है, एस है. ये बी को बनाता है क्या? ट्रस्टी बनाता है, हम टी लिखते हैं, ठीक है. कहता है कि आपने ये, इसका कौन है? सी जो है ना, ये इसका है, पोता है ए का, ठीक है. पोता है, बेटा कह लें. ये कौन है? बेनिफिशियरी. ये तो तीनों देखें डायरेक्टली इन्वॉल्व है, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जुलते हैं, सब सिस्टम समझ में आ रहा है. कह रहा है कि यार तीसरा बंदा कौन है जिसका इस पूरी ट्रस्ट डीड के अंदर, जिनकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी. अगर वो क्या करता है? रिलेशनशिप बट बिकम इन्वॉल्व इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. अगर साद कह रहा है कोड. कोड कैसे है, थोड़ा मुझे समझाएं. अच्छा, फिर मुझे बताएं, फिर कोर्ट के ऊपर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कोर्ट के साथ? कोर्ट कैसे ब्रीच करेगी इनके साथ? ये एक ऐसा बंदा है जो इनके ट्रस्ट में कोई गड़बड़ करता है, लेकिन इन तीनों में से अलहदा बंदा है. वो अलग एक ऐसा बंदा है जो इनके ट्रस्ट में आगे पीछे करता है कुछ. मैं आज पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा होगा शायद, मैंने पढ़ाया भी है. चलें, ये मैंने एक वर्ड बहुत दफा आपको समझाया है. कहते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करें. और फिडुशियरी ड्यूटी से क्या मुराद है? मल्टीपल टाइम्स हमने इसको पढ़ा है जी. फिडुशियरी ड्यूटीज नेक्स्ट करें, ये पढ़ें साथ. प्रायोरिटाइजिंग, प्रायोरिटी. क्या समझ में आती है फिडुशियरी से, और क्या मतलब है? पढ़ो मुबीन, पढ़ो बड़े आवाज मेरी तरफ पढ़ें सब.
नहीं 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 नहीं, उसको छोड़ें आप। ये मैं सिर्फ ये बंदा है इसके बारे में पढ़ा रहा हूँ। फिड्यूशरी ड्यूटी कहता है, फिड्यूशरी ड्यूटी क्या है? एक लीगल ओब्लिगेशन है एक बंदे के ऊपर। वो बंदा कौन है? जो इन द एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एन अदर पार्टी, एक बंदे को कोई काम दिया जाए, आपने इस काम को सही तरीके से निभाना है। क्यों? क्योंकि आपको जिम्मेदारी दी गई है किसी और के लिए। द प्रिंसिपल ऑफ द बेनिफिशियरी इंस्टीट्यूशन वेयर देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, fiduciary is expected to act with loyalty care। सपोज करें, या बिल्कुल फिड्यूशरी में ट्रस्टी आता है। सपोज करें ट्रस्टी के ऊपर क्या जिम्मेदारी है कि भाई आपने जो जमीन आपको दी है ट्रस्ट वाली, उसका आपने ख्याल रखना है, लॉयल रहना है, आपने अपनी जमीन करके चलाना है। ठीक है, ये एक सिर्फ जस्ट ए डेफिनेशन है आपको समझाने के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फिड्यूशरी ड्यूटी। अब फर्स्ट स्लाइड पे जाए। वो भी इसको इधर है, इधर ही खड़ा कर दे इसको। हाँ, इसको ऊपर कर दे जल्दी। हाँ, इस तरफ की, हाँ ये परफेक्ट। इसको आप 3 दफा पढ़ें, देन यू विल अंडरस्टैंड। गाइस इसको पढ़ें। अब ये बंदा कौन है? तीसरा बंदा है। मैंने आगे नीचे करें, मैं आपको समझाता हूँ। और नीचे करें, ऊपर ऊपर जाए ना। ओवरव्यू ऑफ द थर्ड पार्टीज लाइबिलिटी। थर्ड पार्टी कौन है? पढ़ते हैं। इंडिविजुअल और एंटिटी। इंडिविजुअल जब भी आए इसका मतलब है कोई अकेला बंदा, अकेला इंसान। इससे मुराद है कंपनी या ग्रुप, मतलब एंटिटीज से मुराद है एक ऐसी कंपनी भी हो सकती है ना। सपोज कर एक बड़ी कंपनी है जो जानदार ना हो लेकिन वो और शक्ल में हो, तो एंटिटीज से मुराद है वो कंपनी भी हो सकती है। हु आर नॉट द ट्रस्टी। ट्रस्टी नहीं है ये लोग, बेनिफिशरीज भी नहीं है, और सेटलर ऑफ द ट्रस्ट बट बिकम इन्वॉल्व इन एक्शंस रिलेटेड टू द ट्रस्ट। इसको पढ़ें, गौर करें वर्डिंग में। इंडिविजुअल्स और एंटिटीज मींस कंपनीज या बंदे, हु आर नॉट द ट्रस्टीज, ट्रस्टी भी नहीं है, बेनिफिशरीज भी नहीं है, और सेटलर्स भी नहीं है किसके? ट्रस्ट के। बट बिकम इन्वॉल्व इन एक्शंस ऑफ रिलेटेड टू द ट्रस्ट। मिसाल देता हूं, इसका रोल क्या है? They may be involved in various ways, such as providing assistance to a trustee, receiving trust property, or engaging in transaction related to the trust। अब समझ में आना चाहिए कैसे। ए ने बी को प्रॉपर्टी दी कि आपने सी को देनी। जाहिर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ए जब बी को दे रहा है ना, सपोज करें बी ने क्या किया, ये पूरी ट्रस्ट है, ये पूरा प्लॉट है। बी ने क्या किया, ये प्लॉट दे दिया डी को, बेच दिया। डी को पता है कि ये प्लॉट कौन सा है, ट्रस्ट का है, सी का है, पता है डी को। और ये ट्रस्टी है। डी कहता नहीं नहीं मेरे पास है, मेरे पास कागजात है, मैं आपको दे देता हूँ। ही इज द थर्ड पर्सन। अब आते हैं इसकी क्या लाइबिलिटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसके ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। नहीं समझ में आया? नहीं आया ना?
मैं साथ समझाता हूँ। देखें, आपकी मिसाल लेते हैं। मैंने आपको दी एक प्रॉपर्टी, मैंने अपनी गाड़ी दी आपको कि यार ये मेरा छोटा भाई है जायद, आपने इनको देनी है, ठीक है। आप ट्रस्टी बन गए, मैं ट्रस्टर बन गया, जायद क्या है, जायद क्या है, बेनिफिशियरी है। यहाँ तक चीज क्लियर है। अब मैंने आपको क्या किए, कागज दे दिए, मुझे दे, ये गाड़ी है, गाड़ी के कागज हैं, कागज आपको दिए, और एक ट्रस्ट डीड है, उस पर लिखा हुआ है कि ये गाड़ी मैं इसको दे रहा हूँ, आपको दे दी, ठीक है। शायद अभी छोटा है, 10 साल का है, मैं वफात पा जाता हूँ, मर जाता हूँ। आपका दोस्त है मुबीन, मुबीन को आप कहते हैं ये अभी छोटा बच्चा है, इसको क्या पता कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। आप मुबीन को कहते हैं कि ये ट्रस्ट की गाड़ी है, मैं आपको दे देता हूँ, वैसे गाड़ी की प्राइस 10 लाख रुपए, आप मुझे 5 लाख रुपए दे। समझ गए, आपने किसको ट्रांसफर कर दी, उस बंदे को, मुबीन को कर दी। अब मुबीन जो है ना, यहाँ को क्या है, तीसरा बंदा है, मतलब कि हम तो दो आ गए, हम तीनों जो है ना, इनको कंसिडर करें दो बंदे, ये हमारे दरमियान था ना, मेरे और आपके दरमियान, आपने किसी तीसरे बंदे को दे दी। अब इसके ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या कानून कहता है कि इनकी क्या, इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, और ये कैसे बंदा है क्या है, इसका कैसे पता चलेगा, वो हमें सारा कुछ पढ़ना है। हाँ हाँ, कोई भी तीसरे को इन्वॉल्व है, तो तीसरे बंदे का आज हम पढ़ेंगे, उस तीसरे बंदे की जिम्मेदारी क्या है। समझ गए, जाहिर ट्रस्टी नहीं है यार, ये तीसरा बंदा और है। जी, जैसे पहले पढ़ा है कि वो किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जब उसने चीज ले ली वो इन्वॉल्व हुआ ना, मैं इन्वॉल्व की बात कर रहा हूँ। आप कुछ मैं समझा नहीं आपको बात को। हाँ, वो जब हमने उसको दे दी, बीच में तो वो आ गया, बिल्कुल आ गया। नहीं, डायरेक्ट कुछ नहीं। आप पीछे करें, मैं आप समझाता हूँ आपको, हो आप समझ गए, उनको समझ। पहली वाली स्लाइड खोलें, फर्स्ट स्लाइड, आपने यहाँ पढ़ा था बंदा हु इज नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ ए ट्रस्ट। अब ये डी जो है ना, डायरेक्टली पार्ट नहीं है ट्रस्ट का। अब होता क्या है, बट बिकम इन्वॉल्व इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये क्या हो गया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसने इसके वादा खिलाफी की, बी ने ए की वादा खिलाफी, जो जमीन इसको देनी थी वो किसको दे दी, इसको। अब ये इस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में पार्ट बन गया है, इसको पता है ये धोखा दे रहा है, इसने ट्रस्ट को ब्रीच किया है, ये जमीन किसी और को जानी चाहिए। ही इज द पार्ट, कहता है बट बिकम इन्वॉल्व इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और फिडुशियरी ड्यूटी। फिडुशियरी ड्यूटीज के मुराद ये है, इसकी जिम्मेदारियां थी कि भाई आपने ख्याल रखना है, लेकिन आफ्टर दैट इसको पता होते हुए भी ये इससे जमीन ले लेता है। समझ रहे हैं राइट। अब आए तीसरी स्लाइड पे खोलें, थर्ड स्लाइड। ऑनलाइन वालों, आप लोगों को समझ में आ रही है, हु इज द थर्ड पर्सन, इनसे पूछे, समझ में आई है। नेक्स्ट है, तीसरी स्लाइड खोलें। अच्छा, अब डेफिनेशन में ऐसा ये था, कहता है कि इंडिविजुअल्स आर एंटिटीज, कोई बंदा या कंपनी कुछ भी, वो ना डायरेक्टली ट्रस्टी है, ना बेनिफिशियरी है, ना सेटलर है, मतलब तीसरा बंदा ये नहीं है, लेकिन क्या है, बिकम इन्वॉल्व इन एक्शन रिलेटेड टू द ट्रस्ट। एक्शन क्या है, ये जमीन इसने ट्रांसफर की इसको, तो ये क्या हो गया, उस एक्शन का पार्ट बन गया ना, उस गेम में आ गया ना।
तो ऑटोमेटिकली ही इज नाउ इन्वॉल्व इन द सिस्टम में आ गया। इसकी क्या जिम्मेदारियां हमने वो पढ़नी है। रोल की बात करता है, तो रोल इसका क्या हो सकता है, इसका तीसरे बंदे का, सच एज प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू ए ट्रस्टी। अब बताता हूं कि इस बंदे के कैसे कैसे रोल है। सपोज करें साहब, ये इसने जमीन इसको नहीं दी, ये इसका दोस्त है, क्या है, फ्रेंड है। डी क्या है, फ्रेंड है इसका। डी क्या करता है, इसको सजेशन देता है, मशवरा देता है, घर बाहर बैठ के, तो आप ये जो जमीन है ना, इसको ना दें, इसकी आप ये फला चीज ले लें, इसको पता ही ना चले, अब अपने यूज के लिए करें, मशवरा देना। दूसरी चीज रिसीविंग ट्रस्ट प्रॉपर्टी, मतलब ये ट्रस्ट प्रॉपर्टी अपने पास रखना लेना, और इंगेजिंग इन ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द ट्रस्ट, कोई भी ट्रांजेक्शन के रिलेटेड होगी या कुछ भी उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी में ही इन्वॉल्व रहेगा, उस ट्रस्टी के साथ चिपका चिपका रहेगा। होप सो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, राइट। अब डी के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, कि भाई डी का क्या काम बनता है, क्या काम नहीं बनता, कानून डी के बारे में क्या कहता है, उसको हम देखेंगे। तो ऑनलाइन वालों का सवाल है, खलील समझ में आई है चीजें, खलील? अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिल्कुल क्लियर है सर हमें। सवाल था, पूछें पूछें, जो भी आ रहा है आराम से पूछें। नो वरीज। लीगल एडवाइजर किसका? Yes, he or she can be third party. जी खलील, क्या सवाल है आपका? देखिए क्या अस्सलाम सवाल है वालेकुम खलील सर। का। जी जी खलील, आप माइक पे बोल दें। सर आप कैसे?
स्पीकर पे कर। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? खलील, खलील जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं और आइडियो में भी पूछ सकते हैं। जी सर, मैंने टाइप किए आंसर जो आपने क्वेश्चंस क्लास में पूछे। सर, इसमें बैंक्स और कोर्ट्स जो है थर्ड पार्टीज में आ सकते हैं, क्योंकि बैंक्स और कोर्ट्स की भी जो लिएबिलिटीज है, तो क्या हम कोर्ट्स और जो बैंक्स वगैरह है जिसमें अकाउंट बनाए जाते हैं ट्रस्टीज की वगैरह की, तो शामिल कर सकते हैं इसमें थर्ड पार्टीज में? इसका सवाल है या जवाब है? क्लियर हो गया? हम्म। कौन? देखिए कोई भी आ सकता है, हमने पढ़ा इंडिविजुअल्स आर एंटिटीज, एंटिटीज से मुराद है एनी कंपनी। बैंक इज नॉट लाइक ए पर्सन। बैंक कोई वो तो नहीं है ना, बैंक एज ए कंपनी रोल प्ले कर रही है ना, एज एक पूरी इदारा है, उसको सब चीजें वो एंटिटी के अंदर आती हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है मुबीन? राइट। एसन। अब करें नेक्स्ट। अब हम थर्ड पार्टी के रिलेटेड ही चीजें पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और ये चेक करें खलील, आपको स्लाइड शो हो रही है? जी सर। जी सर, शो हो रही है, कोई मसला नहीं है सर। अच्छा, टाइप्स ऑफ थर्ड पार्टीज लाइबिलिटीज। अब हमने पढ़ना है कि थर्ड पार्टीज, टाइप्स ऑफ थर्ड पार्टीज लाइबिलिटीज। सबसे पहले आता है डिसऑनेस्ट असिस्टेंट। इस वर्ड से क्या मुराद है? बेईमानी वाली क्या करना? असिस्टेंस प्रोवाइड करना। हम तीन थे ना, मैं, आप, जायद, वी वर इन्वॉल्व इन ए ट्रस्ट। मुबीन वाज योर फ्रेंड। मुबीन आपको एक बेईमानी वाली मशवरा देता है, ठीक है ना, माइंड ना करना। एक इस तरह का मशवरा देता है कि आप बजाय जायद को प्रॉपर्टी देने के, हम इस प्रॉपर्टी को बेच के ये वाली ले लेते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी। इस कमर्शियल में फिर जितना प्रॉफिट होगा वो मेरा और आपका है। हम इसके जो ओरिजिनल अमाउंट है वो इनको वापस करते हैं। समझ रहे हैं ना? ये इसकी एक असिस्टेंस थी, एक मशवरा था। अब ये चीजें क्या है सब? ये गलत चीजें हैं। अब ये टाइप्स हम पढ़ रहे हैं कि कौन सी टाइप्स चीजें इसके अंदर आती हैं। यस जी। क्या डिपेंड करता है? खुद भी जाए तब भी वो जिम्मेदार है, वो जो खुद इनके पास है तब भी वो जिम्मेदार। ही इज इन्वॉल्व सर्किल में। डिसऑनेस्ट असिस्टेंट से मुराद ये है, पढ़े ये है उम्मीद। जुडिशरी। अच्छा, स्लाइड्स में कोई वर्ड समझ में ना आए तब भी मुझसे सवाल करें, कोई चीज नहीं समझ में आती एट द स्पॉट मुझे रोक के सवाल करें। अब ये पूछ, इसकी डेफिनेशन ये बता रहा है कि लाइबिलिटी फॉर द थर्ड पार्टी, ये एक लाइबिलिटी हु नोइंगली असिस्ट। कौन? डी, या मीन्स के मुबीन, चौथा बंदा है जो थर्ड पार्टी बनेगा। वो क्या करता है? उसको पता है कि ये जमीन ट्रस्ट की है, वो नोइंगली पता होते हुए भी एक ट्रस्टी को मशवरा देता है, असिस्ट करता है। ये फिड्यूशरी से मुराद ये है जो बंदा, जिसकी ड्यूटी है कि उस प्लॉट का ख्याल रखना, केयर करना, लॉयल रहना, उसको वो कहता है इन कमिटिंग ए ब्रीच ऑफ देयर ड्यूटी, उनको असिस्ट करे कि आप ये करें, या वो जो कब कर रहा हो तब आप उसको मशवरा दें।
इस चीज को नोइंगली डिसऑनेस्टी आ जाती है। कंडीशन प्रोवाइड assistance be aware of dishonestly। यार इसके लिए क्या है कि कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है मुबीन को पता हो कि ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट की है, उसके बावजूद जानबूझ के इंटेंशनली साध को क्या करे, बताए कि ये प्रॉपर्टी आप इस तरह कर लें, ऐसे करें। इट मीन्स कि वो बंदा इंटेंशनली आपको धोखा दे रहा है, उसको पता होते हुए भी वो क्या कर रहा है, आपको गलत मशवरा दे रहा है। So, ये क्या होगी? ये डिसऑनेस्टी होगी। जब डिसऑनेस्टी होगी इट मीन्स के ही इज लाइबल एंड ही इज द थर्ड पर्सन। दानिश समझ में आ रही है चीजें? ऐसा पूछूंगा 10 मिनट के बाद आपसे, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये पढ़ें आप, मिसाल पढ़ें मुबीन, सोच समझ डाल। misappropriated if a third party helps trustee move misappropriated funds and knows they are stolen, चार स्लाइड्स पढ़ी हैं अभी, इन चारों को आप दो दो तीन तीन दफा अगेन पढ़ें। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आगे वाली चीजें तो आपको एक चीज आ गई कि वो बंदा क्या करेगा, डिसऑनेस्टी एंड असिस्टेंट। कोई मशवरा दे, मशवरे के अंदर क्या करे, बेईमानी करे, मशवरा ही डिसऑनेस्टली से दे, डिसऑनेस्टी वाला करे। नेक्स्ट करें। सेकेंडली नोइंग रिसीप्ट, शायद ये पढ़ें। अच्छा, नोइंग रिसीप्ट से मुराद है रिसीव करना। मुबीन को पता है कि ये जो प्रॉपर्टी साद के पास है ना, ये अशफाक की प्रॉपर्टी है जायद के लिए, ठीक है। मुबीन आप क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टी को बेचते हैं, बेच के किसको पैसे दे देते हैं, मुबीन को। और मुबीन को ये पता है ये पैसे किस चीज के हैं, ब्रीच के हैं। ये पैसे आपने जो मुझे दिए हैं ना, ये किसी और के हैं। एक चीज, या तो आप वो प्रॉपर्टी किसको दें, उनको दे दें। तब अब उस बंदे के इल्म में भी है, नोइंग, ही इज वेरी नोइंग अबाउट द प्रॉपर्टी और द फंड व्हिच वाज फ्रॉम, कितना, कहां से, ट्रस्ट से आ रहे हैं, वो उस प्रॉपर्टी से आ रहे हैं। ये बात कर रहा है, देखें पहली बात कर रहा है नोइंग रिसीप्ट। पहली वाली में वो बंदा क्या करता है, असिस्टेंस बेईमानी से प्रोवाइड करता है, ऐसी असिस्टेंस देता है जिसमें मतलब वो अपना तो ट्रस्टी का बेनिफिट देखता है। यहाँ वो क्या करता है, उस बंदे को पता है कि जो साथ जो प्लॉट दे रहा है, पैसे दे रहा है, ये किस चीज के पैसे हैं, ट्रस्ट के हैं। जब अगर ये मुझे दे रहा है, इट मीन्स ऑटोमेटिकली वो ब्रीच कर रहा है, वो ब्रीच हो चुके, ये ब्रीच वाले पैसे हैं, तो ही इज द लाइबल। जब उसको पता हो, या तो इस बंदे ने पैसे ले लिए हो, या प्रॉपर्टी अपने पास रख ली हो, या इसको पता हो जब वो प्रॉपर्टी ले रहा है, रख रहा है, पैसे रख रहा है, उसके जहन में हो यार ये तो पैसे और ये चीज किस चीज के हैं, ब्रीच के कर रहा है, ये ट्रस्ट के पैसे हैं, इसने ब्रीच किया हुआ है। क्लियर है? तीसरी स्लाइड खोलें। तीसरी में अब आते हैं की कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। डिसऑनेस्ट असिस्टेंट्स में क्या चीजें आती हैं, कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं।
ये क्या कहता है डिसऑनेस्ट असिस्टेंस को फर्दर हम पढ़ते हैं। दिस डॉक्ट्राइन होल्ड्स थर्ड पार्टीज अकाउंटेबल if the assist in or enable a breach of trust provided their assistance is dishonest। मुबीन, ये कहता है, ये जो कॉन्सेप्ट है किस चीज का, थर्ड पार्टीज को क्या करता है, अकाउंटेबल ठहराता है, आपको डी को अकाउंटेबल ठहराता है। कब? जब आप असिस्ट करते हैं उस बंदे को, ट्रस्टी को, कि आप ये पैसे इधर यूटिलाइज करें और उसके अंदर आपकी बदध्यानती, बदनीयती, बेईमानी शामिल हो, मतलब कि किसकी, डी की, समझ रहे हैं ना। और वो जो मशवरा दे रहा हो किसको दे रहा हो, ट्रस्टी को। एक केस है, इस केस के अंदर क्या हुआ था, क्लैरिफाइड दैट फॉर डिसऑनेस्ट असिस्टेंस द थर्ड पार्टी मस्ट हैव एक्टेड डिसऑनेस्टली अकॉर्डिंग टू बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टेस्ट। मतलब कि जो बंदा आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है ना, साथ को मशवरा देने आ जाता है, आप आ जाते हैं, आपको पता है यार ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट की है, आप इसको कहते हैं हम इसको ऐसे ऐसे कर लेते हैं, आपकी क्या है, इंटेंशन खराब है, फिर आपकी वजह से ये कन्विंस हो ना हो, ये चीज उधर से उधर हो जाती है ना, वो प्रॉपर्टी उसकी वजह से, मशवरे की वजह से आप बेच देते हैं, पैसे यूटिलाइज कर देते हैं, सो ही इज लाइबल। आप तो होंगे ही होंगे, साथ तो होगा ही होगा, यू विल बी आल्सो लाइबल। द रीजन इज दैट आपके उस मशवरे की वजह से, मशवरा क्या था, डिसऑनेस्ट। ठीक, तो ये आगे चीज क्लियर, ये वाली चीज कि आपके मशवरे की वजह से, आपकी इस तरह की चीज की वजह से अगला बंदा कोई इकदाम उठाए, कोई कदम उठाए, तो यू विल बी अकाउंटेबल बिफोर द लॉ। द रीजन इज दैट यू, व्हाट यू हैव डन, आपने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट आई। क्लियर? समझ में ना आए प्लीज मुझसे 2 दफा 3 दफा पूछें, लेकिन एटलीस्ट पूछें, सवाल करें। आप वो मिसाल दी आपको गोभी वाली, आज दे दो। तो वो एक बंदा होता है, फ्लाइट है, चलो आगे जाओ। नोइंग रिसिप्ट, उसको फर्दर हम पढ़ते हैं, दिस प्रिंसिपल, ये पढ़े हैं जनाब। मुबीन को पता है, साथ मुझे जो जमीन बेच रहा है ना, ये अशफाक और जायद की है, ये ट्रस्टी है, इसको संभालने के लिए दी गई थी, अब ये जमीन मुझे दे रहा है और वो रिसीव कर लेता है ना वो प्रॉपर्टी, तो कल को ये प्रॉपर्टी वापस करेगा किसे, मुझे और जायद को। उसको जब पता है कि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी तो आप क्यों ले रहे हैं, तो ही इज लाइबल, ही इज बाउंड टू रिटर्न दैट प्रॉपर्टी। तो वो अगला बंदा, वो हो ना हो, ये तो पक्का लाइबल होगा, ये वापस लेके देगा, लेकिन उसके लिए बशर्त क्या है, ही शुड बी अवेयर ऑफ दैट थिंग कि ये प्रॉपर्टी किस चीज की, ये ट्रस्ट की है और ये ब्रीच कर रहा है। इसकी ये ड्यूटी है कि टू बी केयर, टू केयर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, टू बी लॉयल विद दैट प्रॉपर्टी। अगर ये उससे हटेगा तो ये क्या कर रहा है, ब्रीच कर रहा है। जब ब्रीच करेगा तो ऑटोमेटिकल क्या आएगा, वायलेशन आ गई ना आपकी उस ट्रस्ट डीड की, यू आर आल्सो लाइबल विद दैट। हम तीसरे बंदे के बारे में पढ़ रहे हैं, ये बंदा लाइबल होगा ही होगा। राइट कॉन्सेप्ट है, टेक्निकल है। लोग कहते हैं कि यार तीसरे बंदे का क्या जाए, तीसरा बंदा जब आपको आके एज ए साथ को, एज ए ट्रस्टी को असिस्टेंस दे, नोइंगली, इंटेंशनली, उसके अंदर क्या शामिल हो, बदनीयती, ये प्रॉपर्टी बेच दें आप और मैं 50-50 करें।
कौन सा वाला? जमीन वाला किया था, यस। हाँ, ऑफ कोर्स डिसऑनेस्टी का उसको पता होते हुए भी उसने ली है ना, उसने उसकी भी शामिल, लेकिन यार ट्रस्ट तो नहीं हुआ ना। लेकिन यस, अगर आप अगेन जाते हो ना, उस बंदे को अगली दफा आप पार्टी बना सकते हो। बंदा ये नहीं कह सकता मुझे पता नहीं था। जी मेरे मुझे समझ में नहीं, दोबारा। हाँ ठीक है, इसने अपने नाम पे करवा ली, ठीक है। आपको पता है ये जमीन मेरी है? अगर डिक्री कर रही है ना, तो देखें कोर्ट ने, लेकिन अगर कोर्ट ने दिए नहीं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा। जब कोर्ट की बारी आती है ना, कोर्ट ने देख के दी होगी। अच्छा, मतलब कि वो हाँ हाँ, फिर कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमारे में और यूके के लॉ में आपको भी पता है, बड़ा एक ट्रांसपेरेंसी के अंदर बड़ा दिन रात का फर्क है। यहाँ पे ये वाली चीज तो आम होती है जो आप बता रहे हैं। नहीं, इसका इसका मैं अगर लीगल हो नहीं उसमें दो ना विद कंडीशन। मैं आपको बताऊं एक चीज, हमने शुरू शुरू में एक लेक्चर पढ़ा था। अगर ट्रस्टी को सेटलर कहे ना, मैं साथ को कहता हूँ जब तक ये बड़ा होता है, क्योंकि आप देखभाल कर रहे हैं तो आप बेनिफिट लें। ये मैं लिखूं तो, अगर मैं लिखूं कि जितना भी बेनिफिट आएगा यू विल डिपॉजिट इन द बैंक, ये टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर है। ये टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर है, साद और मेरे ट्रस्ट के अंदर। क्लियर? यहां तक नेक्स्ट करें। अब आते हैं कंडीशन फॉर लायबिलिटी। जिम्मेदार ये कब कब ठहराया जाएगा? उस बंदे को, मुबीन को, या जो चौथा बंदा है जो आपको गलत मशवरे दे रहा है, कुछ भी, तो क्या सिचुएशन होंगी, क्या बातें होंगी, उन बातों को हम पढ़ते हैं। राइट, प्लीज। उसने लाइबिलिटीज बताइए कि मुबीन कब जिम्मेदार है इस चीज का कि वाकई में मुबीन की उसके अंदर डिसऑनेस्टी शामिल थी। पहली बात की है, थर्ड पार्टी टू बी लाइबल फॉर डिसऑनेस्ट असिस्टेंस। कब? मतलब कि हम कहेंगे मुबीन की वाकई में गलत इंटेंशन थी, मुबीन गलत है, मुबीन अब कानून की नजर में मुजरिम है, या कानून की नजर में इसने गुनाह गलत किया है। पहले कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रस्ट होना चाहिए, कि मेरे और साद के दरमियान ट्रस्ट हो वो प्रॉपर्टी। अगर हमारे दरमियान ट्रस्ट नहीं है, मैंने वैसे ही इसको कहा है आप अपने पास रखें, बाद में इसको दे देना, वैसे ही कोई कंडीशन वंडीशन नहीं, ट्रस्ट है ही नहीं इसमें। अगर वो बदनीयती करे, कुछ भी करे, तो मतलब के नहीं। हमारे दरमियान कंडीशन ये कि ट्रस्ट हो वो प्रॉपर्टी। जो जमीन के अंदर हेरा फेरी होने जा रही है ना, वो प्रॉपर्टी किस चीज की हो? ट्रस्ट की। एक चीज। दूसरी चीज, साथ की जिम्मेदारी है उस प्रॉपर्टी का ख्याल रखना एज ए ट्रस्टी। क्या कह रहा है? देयर मस्ट बी एन एस्टेब्लिश्ड ट्रस्ट, एक एग्जिस्टेंस होनी चाहिए उसकी। दूसरा, और
The breach could involve misappropriation of trust asset or failure to act in the best interest of the beneficiary. ये क्या करे, जो प्रॉपर्टी इसको मेरे जायद के लिए संभालनी थी, रखनी थी, इसको ख्याल रखना था, ये क्या करता है, मुबीन के कहने पे उसको बेच देता है, मुबीन के कहने पे कुछ भी कर देता है। उसकी इंटेंशन क्या है, खराब है, ठीक है ना। और इसने ब्रीच तो किया ही किया उस ट्रस्ट का, he is liable. The reason is that कि भाई एक ऑलरेडी मेरा और इनके दरमियान एक एग्जिस्टेंस रिलेशनशिप था, उस रिलेशनशिप की ब्रीच इसने की है, किसके कहने पे की है, उसकी वजह से। क्लियर। दूसरा वो कह रहा था ना, इसकी मिसाल इस तरह है, ट्रस्टी क्या करता है, मिस अप्रोप्रिएट कर देता है उस फंड को, आगे पीछे कर देता है अपने पर्सनल यूज के लिए, इसके अलावा। दिस कॉन्स्टिट्यूट ए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और फिडुशियरी ड्यूटीज, मीन्स के इस ड्यूटी से मुराद ये है, इस बंदे ने ख्याल रखना था उस प्रॉपर्टी का, लॉयल रहना था, बट नाउ वो क्या कर रहा है, नहीं रह रहा, नहीं हो रहा। क्लियर। सेकेंडली असिस्टेंस प्रोवाइड, अगेन वही बात है, और मजीद इसको पढ़ लें। पढ़ लें इसको। The third party must have provided assistance to the trustee or fiduciary duty in committing the breach. Assistance could be in various forms such as financial support, facilitating transaction or providing information. कुर्सी ऐसी या आप ऐसे कर रहे हैं, खराब है, टाइम है यार, मैंने का पता नहीं, आप आगे पीछे कर रहे हैं सारे बदले आज ले रहे हैं। किसी भी तरह की असिस्टेंस कोई तीसरा बंदा दे, मशवरा दे, असिस्टेंस दे, फैसिलिटेट करे आपको, यू विल बी अकाउंटेबल, यू विल बी लायबल फॉर द ब्रीच ऑफ द ट्रस्ट। कौन, दिल्ली तो किया ना, सपोज करें, मिसाल देता हूं, आप है ना बंदूक उठाई, फुल गुस्से में आ रहे हैं, ऐसे को मारने की नीयत से, आपने जैसे ही गोली चलाई, ऐसे साइड पे हो गया, वो नहीं लगी, आप कितने कि मरा तो नहीं ना, लेकिन अल्टीमेट गोल है, आप कह रहे हैं मरा तो नहीं ना, फिर मुझे क्यों आप 302 में या 300 में आप अंदर कर रहे हैं। आपकी नीयत देखी जाएगी, आपके हाथ में पिस्टल देखा जाएगा। जिस तरह से उसने गाड़ी चलाई है 320 ये सारी लगाई, टेंशन तो नहीं थी खत्म करना। हाँ, लेकिन उसके ऊपर रेकलेसनेस का चार्जेस लगेंगी, रेश ड्राइविंग के चार्जेस लगेंगे, नशे में गाड़ी चलाने के चार्जेस लगेंगे। उसके बाद है नॉलेज ऑफ द ब्रीच एंड डिसऑनेस्टी, दानिश ये पढ़ें। अच्छा ऊपर करें, एक सेकंड में आपको बता दूं, पहले वाले स्लाइड में कहता है सबसे पहले वो ट्रस्ट होनी चाहिए प्रॉपर्टी, पहली शर्त है प्रॉपर्टी ट्रस्ट की हो, ठीक है। दूसरी शर्त है आप असिस्टेंस प्रोवाइड करें, उस बंदे को मशवरा दें, कुछ ना कुछ इस तरह की आप बात करें, एड दें। तीसरी है, नेक्स्ट करें, नॉलेज ऑफ द ब्रीच, आपको पता हो किस चीज का, कि अगला बंदा ब्रीच कर रहा है, किस चीज से, ट्रस्ट से। आपको पता है साध की ड्यूटी है प्रॉपर्टी को मैनेज करना, ख्याल रखना, आपके पास रखी हुई है, जायद की प्रॉपर्टी है, आपको पता है, और ये अगर आपको बेच रहा है, दे रहा है, आपको उस चीज का पता है, नॉलेज ऑफ दैट थिंग है, इसमें भी आप फंसोगे, इसमें भी यू आर लायबल। कैसे, पहले तो मुबीन का मिसाल दे रहे थे, मुबीन को चले पता है, मुबीन को पता है कि ये एग्जिस्टेंस प्रॉपर्टी है, आप असिस्ट भी इनको कर रहे हैं, मशवरा भी दे रहे हैं इंटेंशनली। ये जो बंदा है ना, इसको पता है ये जमीन किस चीज की है, ट्रस्ट की है,
साथ जाके इसको बेचता है या इसकी अमाउंट इसको देता है, इसको पता है यार ये पैसे, ये प्रॉपर्टी किसी और की है, अगर ये लेगा जानते पूछते हुए भी, ही विल बी लायबल। ये पढ़ें आप ऐसे, नॉलेज ऑफ द ब्रीच। आप दोनों चीजों में समझें। नॉलेज ऑफ द ब्रीच में आपको पता है, ठीक है ना, आपको पता है कि यार ये बंदा प्रॉपर्टी ट्रस्ट की है, ये बंदा आपको बेचे और आप उस अमाउंट को रख लें, रिसीव कर लें इंटेंशनली, तब भी आपकी डिसऑनेस्टी कहलाएगी और आप लायबल होंगे। एक चीज। दूसरी कंडीशन ये है, आपको पता है ये ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, आप इंटेंशनली इस बंदे को मिसगाइड करते हैं, गलत मशवरा देते हैं, तब भी आपकी डिसऑनेस्टी आएगी, यू विल बी लायबल। और डिसऑनेस्टी को वो मजीद वो ऐसे फर्दर एलाबोरेट करता है कि आप उस बंदे को मोरली गलत करवाएं। मोरली गलत करवाने से मुराद है साहब की ड्यूटी थी तो उसका चेक एंड बैलेंस रखना, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, आपकी असिस्टेंस की वजह से उसने एक गलत कदम उठा लिया, सो दैट वाज यूर इंटेंशनली डिसऑनेस्टली विद दैट ट्रस्ट प्रॉपर्टी टू डू दैट एक्ट, इसकी वजह से वो कदम उठाता है, तब भी ये चीज इसके अंदर आती है। एग्जाम्पल, द थर्ड पार्टी हेल्प और हाइड द फंड्स नोइंग दे वर स्टोलन। सपोज करें ये पैसे उस प्रॉपर्टी बेच के आपको देता है, आप उस प्रॉपर्टी को, उस पैसों को अपने पास रखते हैं, आपको पता है यार ये प्रॉपर्टी के पैसे किसी और के हैं, यू विल बी लायबल, चोरी के पैसे हैं या फंड जो भी हैं, और ये दिस इज कंसिडर्ड डिसऑनेस्ट, ये डिसऑनेस्टी के अंदर आता है कि आपकी बदनीयती, बद ध्यानती उस चीज के अंदर शामिल। क्लियर? याद रख। एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट करें। मीनिंग ऑफ असिस्टेंस। अब हम पहले पढ़ रहे थे डिसऑनेस्ट को, हर चीज के अंदर आपकी डिसऑनेस्टली इंटेंशन थी। असिस्टेंस किस तरह होती है? असिस्टेंस से मुराद है कि आपकी हेल्प, आपका मशवरा, आपकी किसी भी तरह की सपोर्ट कैसे हो सकती है, उसको पढ़ते हैं। साथ ये पढ़ें। Facilitating अच्छा, अब वो बात कर रहा है कि असिस्टेंस क्या है, जो तीसरा बंदा मुबीन या इधर जो डी था वो असिस्टेंस किस तरह से प्रोवाइड कर सकता है। उसने कहा यार असिस्टेंस 2 से 3 तरीके की ये दे सकता है कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड इनेबलिंग। डायरेक्ट क्या है? उसने डायरेक्ट ये कहा, डायरेक्ट ही खुल के आना। मुबीन आता है, कहता है साहब ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट की है, मुझे पता है, आप इस चीज को पैसे का इन्वेस्ट करो, इस जगह पे करो, जो फायदा होगा मेरा और आपका 50-50। अब ये इसकी क्या आ गई, जो असिस्टेंस थी ना ये वोकली थी, एडवाइस थी एक किस्म की, या मशवरा था, या डायरेक्टली ये खुद इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो गया। वन थिंग इनेबलिंग जो आपको पता है
एक्शंस, इनेबलिंग एक्शन से मुराद है आप वहाँ उसके लिए रास्ता आसान करें। जैसे आप डॉक्यूमेंट फेक बना लें, डॉक्यूमेंट फेक से मुराद है इसके बाद जो ट्रस्ट डीड है ना, आप उसमें लिख दें कि ये ट्रस्ट मुझे की गई है या मुझे ये गिफ्ट किया गया है। कुछ भी इस तरह की ये डॉक्यूमेंट्स इसके लिए बनवाता है। या मिसाल दे दें सीडीए की, सपोज करें ये जो लैंड प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं उस बंदे को पैसे दे के उसको कहेंगे हमें कागजात बना के दें मेरे और साद के नाम। तो कोई भी हेल्प ये करे इस चीज के अंदर, तो ये किसी फैसिलिटेट करे रॉन्ग डूइंग में कि आप ये कदम उठाएं या क्रिएट से, तो ये इस चीज के अंदर आता है। इनडायरेक्ट सपोर्ट में ये होता है आपको पता है कि ये चीज गलत है, इसके बावजूद आप किसी भी तरह, अब दो चीजें आती है ना कि यार ये और इसमें क्या फर्क है, इसमें आता है एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, आप आ जाते हो, खुद इन्वॉल्व हो जाते हो और पार्टिसिपेट करते हो खुद ही, ठीक है ना, और फैसिलिटेट करते हो ब्रीच करने में। इसको कहते हैं आए ये करते हैं, बेचते हैं, करो देखा जाएगा, ठीक है ना, ट्रांसफरिंग या कुछ भी। इनडायरेक्ट ये असिस्ट इन ए वे दैट इनेबल्स द ब्रीच टू हैपन, सच एज गिविंग एडवाइस या इंफॉर्मेशन, उसको प्रोवाइड करना देना कि हम ये करते हैं। उसमें डायरेक्टली खुद आ जाता है, खुद ही करता है, खुद ही इसमें बैठ के मशवरा देना, ये इस तरह कर लो, ऐसे कर लो। होप सो आप समझ गए होंगे इन तीनों का डिफरेंस। पहले हम एक चीज पढ़ रहे थे, डिसऑनेस्टी, इसकी डिसऑनेस्टी होनी चाहिए, उसमें हम मल्टीपल चीजें पढ़ी। फिर आता है असिस्टेंस, असिस्टेंस के अंदर ये चीजें, एक तो आपकी नीयत खराब हो उस बंदे को बदगुमान करने के लिए, दूसरा आप असिस्टेंस भी दें, मशवरा भी दें, आप खुद फैसिलिटेट करें, उनको रास्ता बना के दें, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करा के दें, कुछ भी। सो ये आपकी किस चीज के अंदर आ जाती है, असिस्टेंस की एलिमेंट्स आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट कर लें, फिर लिख लें दानिश, उसके बाद नेक्स्ट करें। क्लियर है? इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, मूविंग, nature of assistance, कहता है कि नेचर ऑफ असिस्टेंस क्या हो सकती है, कहता है जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल या डायरेक्ट हो, कहता है किसी भी तरह से आप उस बंदे से वो एक्ट करवाएं, ब्रीच करवाएं, मुबीन कुछ भी करे, कोई बात करे, कोई बात बोले, कुछ भी करे, ये बंदा उस चीज पे क्या हो जाए, काहिल हो जाए, कन्विंस हो जाए, और ये अपने जुडिशरी ड्यूटी से हाथ पीछे कर ले, वो ट्रस्टी वाली ड्यूटी से ब्रेक हो जाए, तो ऑटोमेटिकली ब्रीच हो जाएगा। जहां ब्रीच हुआ इसकी वजह से इट विल बी कंसीडर्ड इन लाइक कि यार आपकी असिस्टेंस की वजह से होती है। एक्सटेंट ऑफ नॉलेज, the degree of knowledge vary aware of sufficient facts altered them to the wrongdoing। एक्सटेंट ऑफ नॉलेज से मुराद ये है, जो तीसरा बंदा है ना मुबीन, कहता है फुली भले क्लियरली उसको पता ना हो, क्या कह रहा है, द डिग्री ऑफ नॉलेज कितनी उसको रिक्वायरमेंट होनी चाहिए डिसऑनेस्टली के लिए। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर थर्ड पार्टी टू हैव डायरेक्ट नॉलेज, इसको ये पता ना हो कि ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट की है नहीं है, इसको नहीं पता, ये इसको भी नहीं जानता, मुझे भी नहीं था, डायरेक्टली इसका वास्ता नहीं है, इसको किसी और बंदे ने बताया है कि मे भी कुछ गड़बड़ है, आफ्टर दैट भी आप चीज करेंगे तो यू विल बी लाइव। रिक्वायर्ड एक्सटेंड नॉलेज से मुराद इसमें ये बात कही है कि देखें, एक आपको पता हो
कि साद को मैं जानता हूँ, इसके पास जो प्रॉपर्टी है वो ट्रस्ट की है, ये मुझे देगा, ये भी गलत होगा, मैं भी गलत दूंगा। एक तो ये है ना डायरेक्ट, कहता डायरेक्ट नॉलेज, इससे मुराद ये डायरेक्ट नॉलेज मुबीन के पास ना भी हो ना, इसको कोई हवा से भी पता चले ना कि यार इसमें कोई गड़बड़ है प्रॉपर्टी में, थोड़ी बहुत रीजनेबल नॉलेज हो कि यार ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट की है, सही कागजात नहीं है, इसके बावजूद भी यू विल बी कॉल्ड लायबल, यू विल बी हेल्ड लायबल। समझ में आ गई है? क्लियर है? कंफर्म्ड है? अभी नहीं आई ना साल? कहता है जरूरी नहीं है आपको सारी चीजें पता हो इस रिलेटेड, थोड़ा बहुत भी आपको इल्म है ना, तब भी यू विल बी हेल्ड लायबल। ये रिक्वायर्ड नॉलेज में आता है। रिक्वायर्ड नॉलेज से मुराद है जरूरी नहीं आपको पूरा इल्म हो, लेकिन आपको पता है कि यार ये, अभी समझ में? नेक्स्ट करना कौन सी स्लाइड है? हिम्मत है पढ़ने की? जी of dishonesty, objective, subjective and combined taste। मतलब डिसऑनेस्टी की मीनिंग को देखते हैं ऑब्जेक्टिवली, सब्जेक्टिवली एंड कंबाइंड टेस्ट मिलके। ऑब्जेक्टिव टेस्ट इट मीन assess whether the third party's conduct was dishonest according to the standard of a reasonable person. Example, a reasonable person would find it dishonest to assist in concealing stolen funds, thus the third party's conduct is evaluated against this standard। कहता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव उस बंदे को पता है कि यार मेरा जो एक्ट है, मेरा अमल है, मेरी जो नीयत है ना, वो क्या है? गलत है। उस बंदे की आपको जब पता चल जाए ना इंटेंशन, नीयत खराब है, गलत है, तो वो आ जाएगा कि ऑब्जेक्टिव उसका क्या था? खराब। तो आप समझ रहे हैं कि ये उसकी डिसऑनेस्टी। क्लियर है? असेस वेदर द थर्ड पार्टीज कॉन्डक्ट, क्यों आपको मशवरा दे रहा है, उसकी पीछे एक नीयत है कि यार उससे फायदा आपको भी होगा, मुझे भी होगा। कॉन्डक्ट से आपको क्या पता चला? कि उसकी नीयत, उसका कॉन्डक्ट से आपको ऑब्जेक्ट पता चल गया कि उसकी नीयत खराब है। नीचे करें। अब इसका सब्जेक्टिव पार्ट क्या बोलता है? सब्जेक्टिव टेस्ट किस तरह लेते हैं, उसकी कैसे एग्जामाइन करेंगे? एग्जामाइन द थर्ड पार्टीज एक्चुअल स्टेट ऑफ माइंड एंड नॉलेज। पहले में हम उसकी इंटेंशन को देखेंगे, यार ये आपको मशवरा ऐसा क्यों दे रहा है? इसमें इसको पता है कि भाई ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, वो आगे आपको कहता है कि ये चीज करो फिजिकल फॉर्म में। The third party's actual state of mind and knowledge. It focuses on whether the third party knew or should have known that their actions were assisting a breach. उसको पता था या पता है यार ये प्रॉपर्टी ब्रीच, वो मतलब जो मैं अगर मशवरा दूंगा, मैं कोई चीज करूंगा तो ये ब्रीच होगी, उस चीज की साथ एज ए ट्रस्टी वो ब्रीच करेगा। If the third party knew the funds were misappropriated, their knowledge of dishonesty is considered। कहता है
इफ द पार्टी न्यू, मुझे पता है फंड्स जो है ना ये गलत तरीके से आए हैं, बाद में जमीन बेची है, ट्रस्ट की है, और जब उसके नॉलेज में भी है, डिसऑनेस्टी आ जाएगी। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव समझ गए। कंबाइंड इज द थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, उससे मुराद है मर्ज, merges both objective and subjective elements to determine dishonesty. It considered whether the third party's conduct was dishonest based on what a reasonable person would think and the third party's actual knowledge. दोनों आपकी intention and actual knowledge दोनों मिला के this will be considered if a third party knew or should have known their action were aiding a breach and a reasonable person would see such action is dishonest, the combined case is satisfied. ये तीनों इनकी फॉर्म्स हैं कि डिसऑनेस्टी को आप कैसे मेजर करते हो कि इस बंदे की इंटेंशन इसमें है। तो उसने कहा अगर ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और फिर कंबाइंड, इन चीजों के अंदर कैटेगरी में ये सेटिस्फाई करेगा, ही विल बी लाइबल एज ए डिसऑनेस्ट। दानिश थोड़ा अटेंटिवली सुनना। अच्छा, वहां तक समझ में आ गई थी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी के बारे में ओवरऑल। उसके बाद आता है सेमेनेटिक वर्सेस सब्सटेंटिव डिफरेंसेस। इन दो ये के हैं, इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं कि ये क्या कहते हैं। सेमेनेटिक डिफरेंसेस, डेफिनेशन इसकी क्या है, pertains to the interpretation of legal terms and concepts। साथ ये जो वर्ड है ना, ये इसका मतलब है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ लीगल टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, ये तशरीह करना। जो ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट जो ये डीड है, ट्रस्ट डीड, इसके अंदर जो टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, क्लॉजेस है ना, इनकी तशरीह करना कि भाई इसमें ये जो पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 या पॉइंट 4 जो क्लॉजेस हैं या कंडीशंस हैं, इनका मतलब क्या है, इनकी मायना क्या है। अगर एम्बिग्यूअस है, क्लियर नहीं है, तो उनको हम अकॉर्डिंग टू यूजिंग दिस डॉक्ट्राइन हम तशरीह करेंगे जो सूटेबल क्या है उस सिचुएशन में, बेस्ट क्या आता है, समझाता हूँ, डोंट वरी। एग्जाम्पल, द टर्म डिसऑनेस्टी। अब डिसऑनेस्टी क्या है, एक बड़ा लफ्ज है, इसको आप ट्रस्ट के जिम्मे में कैसे कहोगे कि इसने, ट्रस्टी ने या चौथे बंदे ने डिसऑनेस्टी की है, ठीक है। अब उस डिसऑनेस्टी को यू हैव टू इंटरप्रेट, तशरीह कैसे करनी है समझाता हूं। The term dishonesty might be interpreted differently in different legal contexts, but in dishonest assistance, it involves both a common sense understanding and legal understanding. समझाता हूं। Substantive difference, definition relates to the core legal principle and how they are applied. Example, the substantive difference between trust relationship and mere contractual relationship affects whether the doctrine of dishonest assistance applies or not. Basically, दो डॉक्ट्राइन है, ऐसे समझे, दो टॉपिक है, एक है सेमेनेटिक डिफरेंसेस, दूसरे का सब्सटेंटिव डिफरेंस। कहता है कि जब जो आपकी डीड होती है ना, सपोज करें उसमें कोई वर्ड है, उसको समझना है आपने। वैसे हर वर्ड की अपनी मायना होती है, लेकिन ट्रस्ट में जब आपका कोई वर्ड समझ में ना आए तो यूज दिस डॉक्ट्राइन। इसका मतलब है उस वर्ड की, उस क्लॉज की तशरीह करें कि इस रिलेशनशिप में कौन सा सूटेबल ऑप्शन है। सपोज करें जिस तरह मैंने आपको बताया, देखें, अब मैं आपको छोटा सा डिफरेंस देता हूं। मेरा और साद का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, याद रखना। कॉन्ट्रैक्ट ये है, साद को मैं कहता हूं ये मेरे गाड़ी के कागज आप रखो, ये गाड़ी मेरी है 50 लाख की, आप जो लेना चाहते हो। साद को मैं कागज दे देता हूँ, साद मुझे 40 लाख रुपए देता है, 10 लाख कहता है ब्याज में दूंगा। हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 10 लाख रुपए, ये कल की डेट में मुझे देगा, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, कागज में इसको दे चुका हूँ, पैसे इससे 40 लाख लिए हैं, अभी 10 लाख रुपए ब्याज में हो रहे हैं। मुबीन आता है, इसको कहता है कि अब सर को 10 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं। क्यों? कागज आपके पास है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया तो खैर चलता रहे।
इसने क्या किया, इसको गलत मशवरा दिया, इसकी नीयत खराब हो गई, 10 लाख रुपए अमाउंट है, मुझे नहीं देता, मैं इसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा कोर्ट में जाऊंगा ना, कोर्ट कंप्लाइंस करवाएगी, जो भी वो एक अलग मैटर है। यहाँ जो डिसऑनेस्टी है ना, इसके पार्ट पे है या इसके पार्ट पे है, दोनों तो हैं, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के अगर जिमरे में देखें, कॉन्ट्रैक्ट के जुमले में, मैं कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा और इसका है, फायदा ज्यादा किसको हो रहा है, इसको हो रहा है, नीयत खराब इसकी हुई है उसके कराने से, लेकिन फायदा 10 लाख का उका उका इसका है, समझ रहे हैं, ये है कॉन्ट्रैक्ट। ट्रस्ट लॉ में ये है, जो मेरी और इसकी ट्रस्ट डीड है, उसमें जो चौथा बंदा इसको सजेशन देगा ना, उसका भी कुछ फायदा है, इसका भी कुछ फायदा है, वो इस वजह से उसको पटड़ी से रास्ते से हटा रहा है, नीयत खराब करवा रहा है, ताकि इसको भी कुछ हो सके, इसको भी कुछ हो सके। तो यहाँ आपने इंटरप्रिटेशन करनी कि डिसऑनेस्टी कॉन्ट्रैक्ट में इसने ज्यादा की है, इसने की है, या ट्रस्ट में किसने डिसऑनेस्टी की है। होप सो समझ रहे होंगे। शायद मेरी बात मैं सिंपल अल्फाज में अगर कहूँ, तो आपने सरकमस्टेंसेस के हिसाब से बेस्ट मीनिंग निकालनी है उस वर्ड की, बेस्ट मीनिंग निकालनी है उस टर्म्स क्लॉज कंडीशन की। सेमिनेटिक बेसिकली ये कहता है इंटरप्रिटेशन करना किसकी, लीगल टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट की, जो आपके ट्रस्ट जी साथ। आप अगर वो वर्ड एम्बिग्यूअस है या कुछ भी है ना, जिस तरह हमने मिसाल ली है डिसऑनेस्टी, हम काफी देर से डिसऑनेस्टी पढ़ रहे हैं कि यार ये ट्रस्ट में मुबीन डिसऑनेस्टी कर रहा है, तो ये कहता है कि डिसऑनेस्टी उसकी मायना वैसे तो अलग है, बदजानती, बेईमानी, इस वाले में बेहतरीन मीनिंग क्या आती है, उसको समझने के लिए हम ये डॉक्ट्राइन यूज करेंगे जो बेस्ट अप्रोप्रिएट आए उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि माइट बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली इन डिफरेंट लीगल कॉन्टेक्स्ट, बट इन डिसऑनेस्ट असिस्टेंस, इसका मतलब है इट इन्वॉल्व बोथ कॉमन सेंस एंड अंडरस्टैंडिंग लीगल स्टैंडर्ड। कॉमन सेंस से ये हो तो यार इसकी नीयत ही खराब है, ये चाह रहा है कि पैसे मुझे भी मिले और ये, और फिर लीगली भी इसके ऊपर वो इसकी डिसऑनेस्टी है, दोनों पार्ट पे। अब आते हैं ये क्या कहता है, ये कहता है रिलेट टू द कोर लीगल प्रिंसिपल एंड हाउ दे आर अप्लाइड, रिलेट्स टू द कोर लीगल प्रिंसिपल। देखें, द सब्सटेंटिव डिफरेंस बिटवीन ट्रस्ट रिलेशनशिप एंड कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप affects whether the doctrine of dishonest assistance applies। ये कह रहा है, आप चाहे ट्रस्ट का रिलेशनशिप हो मेरा और आपका, या जो कॉन्ट्रैक्ट का रिलेशनशिप हो, उसमें कहता है affects whether the doctrine of dishonest assistance applies, कौन सी किस्म में अप्लाई होती है किस्म की, जो डिसऑनेस्ट असिस्टेंस क्या है, डिसऑनेस्टी आप मशवरा दे रहे हैं ना, कहता है अगर आप इसमें देखें ना तो दोनों में आएगी, कॉन्ट्रैक्ट में भी ट्रस्ट में भी, ठीक है? उस वाले में ये था पहले वाले में कि यू आर फुली, एक में एक बंदे को दूसरे में अप्लाई, इसमें दोनों पे होगी, कॉन्ट्रैक्ट में भी और उसमें भी। मेरे कल नहीं मैं समझा पा रहा शायद सही आप, मैं आपको किस तरह की मिसाल दूं। ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाली डॉक्ट्राइन, उसको आप ऐसे समझे, जब भी कोई ऐसा वर्ड होगा ना डिसऑनेस्टली टाइप, यार इस बंदे की वजह से ये हो रहा है, तो आपने उसको एक्सप्लेन या इंटरप्रेट इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी करना है, यार ये क्या कहता है, इंटरप्रेट करें, समझ में नहीं आ रहा, इसमें ये कहता है कि देखें इस वर्ड को आप गौर करें, रिलेट्स टू द कोर लीगल प्रिंसिपल, ये लीगली उस चीज को आपने रिलेट करना है। दूसरा, हाउ दे आर अप्लाइड, अप्लाइड कैसे होगा, द सब्सटेंटिव डिफरेंस बिटवीन, एक तो रिलेशनशिप ट्रस्ट का है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट वाला रिलेशनशिप है, अफेक्ट्स पर डालता है whether the doctrine of dishonest assistance applied or not।
थोड़ा लेकिन समझ आना चाहिए कि नीचे वाला यार, नीचे वाला आपको मैं उर्दू में किस तरह समझा, कुछ इस तरह की वो होती है ना, आप नीचे वाले को इस तरह समझें कि जो कॉन्ट्रैक्ट वाला मेरा और आपका है ना ताल्लुक, और ट्रस्ट वाला भी एक ताल्लुक है, इन दोनों में आपने देखना है डिसऑनेस्टली किस में अप्लाई होती है, उसमें ज्यादा होती है या इसमें होती है डिसऑनेस्ट। बदयांती जो उसकी है मुबीन की, वो कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई होती है या ट्रस्ट वाले में अप्लाई होती है? इस खाते में जाती है। यू हैव टू असेस। हाँ, फिर ये उसमें ज्यादातर जाएगी जो आपने कहा था कॉन्ट्रैक्ट हाँ उकसा रहा है। उसका फायदा भी होता है और दोनों हाँ, लेकिन इसमें एक और चीज है, वो कहता है कि रिलेट्स द कोर लीगल प्रिंसिपल। अब लीगल प्रिंसिपल इसमें ज्यादा किस पे लगता है, इस वाले मामले में देखें, ट्रस्ट वाले में। क्यों? ट्रस्ट में ये लायबल है, कॉन्ट्रैक्ट में वो इतना लायबल नहीं है। होप तो आप समझ में आ गई होगी। तो उस चीज को आपने मद्देनजर रखना है, क्योंकि वो टोटली रिलेट करता है किस चीज से, इस कॉन्सेप्ट से करता है, ये वाले में। तो आपने जब अप्लाई करना है ना, तो वेदर द डॉक्ट्राइन ऑफ डिसऑनेस्ट असिस्टेंस अप्लाई, इसको फर्दर आगे इलाबोरेट ऐसे से है। समझ गए ना ये वाले टॉपिक को थोड़ा? अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं रेमेडीज फॉर रिस्टिट्यूशन ऑफ थर्ड पार्टीज। रेमेडीज क्या है इसके लिए? अब हम, अच्छा बाकी प्रीवियस सब टॉपिक्स को आप साइड पे करें। कहता है कि अगर ये बंदा, ये थर्ड पर्सन है मुबीन, मुबीन डिसऑनेस्टली करता है, असिस्टेंस करता है, कुछ भी करता है, तो रेमेडीज क्या है हमारे पास? हम क्या कोर्ट से अवेल कर सकते हैं कि इसने ये चीज की है? सबसे पहली रेमेडी है रिस्टिट्यूशन। रिक्वायर द थर्ड पार्टी टू रिटर्न द मिसअप्रोप्रिएटेड ट्रस्ट प्रॉपर्टी और फंड और इट्स वैल्यू टू द राइटफुल बेनिफिशियरी। साथ एक चीज याद रखें, अभी अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, रेमेडी अवेलेबल टू द पर्सन या ट्रस्टी या बेनिफिशियरी, उसको क्या रेमेडी अवेलेबल है? मिसाल देता हूं, मैंने आपको प्रॉपर्टी दी, ये रखें प्रॉपर्टी, ये आपने किसको देनी है? 10 साल के बाद जायद को देनी है, ठीक है? आपको मुबीन अभी कहता है यार ये मुझे दे दो, मैं भी यूज करूंगा, आप भी यूज करें, जायद को ना दे, आप इसको दें। अब डिसऑनेस्टली से आपने इसको दे दी या इसने आपसे ले ली, अभी वो चीज किसके पास चली गई है? मुबीन के पास। अब नुकसान किसका हुआ? जायद का और मेरा, अल्टीमेट नुकसान इसका हुआ। रेमेडीज क्या है किसके पास? मेरे और इनके पास, जायद के पास। समझ रहे हैं ना? मेरे और जायद के पास रेमेडी से मुराद है हमें अब फायदा क्या होगा? पहला कहता है रिस्टिट्यूशन, भाई इसको चीज वापस करें। नहीं 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 नहीं, ये डायरेक्टली आपको देगा या इसको कहीं से भी दे, ये आपको दे या इनको दे, अल्टीमेट आपके पास आएगी। अब कैसे आएगी देखें, रिक्वायर द थर्ड पार्टी मुबीन रिटर्न मिसअप्रोप्रिएटेड ट्रस्ट, मतलब कि या वो प्रॉपर्टी है या वैल्यू है उसकी कोई भी, अगर उसने आगे बेच दी है, उसके जो बजाय जितने पैसे बनते हैं ना, वो किसको देगा? टू द राइटफुल बेनिफिशियरी। राइटफुल बेनिफिशियरी कौन है? आप, जायद। मिसाल है, इफ ए थर्ड पार्टी हैज रिसीव्ड स्टोलन फंड्स, there may be ordered to return those funds to the trust। चोरी किए हुए, मुबीन की अपनी अमाउंट तो नहीं थी ना, आपकी अपनी अमाउंट तो नहीं थी ना, जायद की थी ना, आप लोगों ने चोरी की है। अब ये ऑर्डर कौन करता है? कोर्ट करती है। कोर्ट सबसे पहली रेमेडी जो प्रोवाइड करती है जाहिद को और मुझे, स्पेशली जाहिद को, क्योंकि अल्टीमेट बेनिफिशियरी आप हैं। कोर्ट आपको ऑर्डर करेगी कि ये अल्टीमेट चीज इसकी है, वापस करें, यू हैव टू रिटर्न इट। होप सो ये चीज क्लियर है, दानिश क्लियर है ये चीज कि आपने वो चीज ओरिजिनल बेनिफिशियरी को वापस करनी है। रिस्टिट्यूशन मतलब कि यू हैव टू रिटर्न इट, फर्स्ट रेमेडी। दूसरा है जायद कंपनसेशन, जो हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ चुके हैं, कंपनसेटरी डैमेजेस। डेफिनेशन है, इट इन्वॉल्व्स पेइंग डैमेजेस
to cover losses caused by the third party's involvement in the breach. Definition and example: if the involvement of the third party led to financial losses for the trust, they may be liable to compensate for those losses. अब बताऊं कैसे। ये जो प्रॉपर्टी थी ना आपके पास, रखें, ये आपको इसने मशवरा दिया, इसने कि यार ये है ना, ढक्कन इसका उतार दें, ये चीजें उतार दें, सपोज करें यार कि इसके बाद ये डबल हो जाएगा या कुछ भी इस तरह की बात करता है, या ये कहता है आप उसको दें मैं आपको पैसे दूंगा, आप उसको दें। आपने इसकी वजह से चौथे बंदे को दे दिया, किसकी वजह से कहने पे दिया? मुबीन की कहने पे। अब वो आपको वापस दे ही नहीं रहा, ठीक है ना, आपका चीज गई। कोर्ट कहती है ही विल कंपनसेट। हाँ, उकसाया या इसकी असिस्टेंस या मशवरे की वजह से जितने का आपको लिखने को नहीं था लिखे ठीक है, नहीं लिखे आप नुकसान पहुंचा रहे हैं दानिश, आप जानबूझ के नुकसान करा रहे हैं। अब आपकी पेन कितने की थी? 100 रुपए की थी। अब ये या तो पेन देगा आपको या ये 100 रुपए देगा, सिंपल, कंपनसेट करेगा। पहले वाली में वो चीज वापस करेगा। अगर वो इसने आगे कहीं बेच दी है, टूट गई है, नुकसान हो गया, उसकी उतनी अमाउंट आपको पे करेगा। आपको करेगा या जायद को करेगा? नहीं, इस देखें, इसकी सजा होगी। अभी हम पढ़ रहे हैं इस बंदे को, इसको छोड़ दें, ही इज आल्सो लायबल। देखें, दोनों की इन्वॉल्वमेंट है। हमने पहले जितनी भी चीजें पढ़ी थी वो इसकी पढ़ी थी, इसकी क्या ड्यूटीज हैं क्या नहीं है। अब भी हम मुबीन को ठहरा रहे हैं, कटहरे हैं। मैंने उस टाइम 100 रुपए का था, इसे मुझे दिया, हाँ, मैंने आगे वापस सेल कर दी, ठीक है, वो बंदा डैमेजेस में क्लेम करे, अब उस पेन की कीमत 200 है। 200 देंगे आप इसको, पुत्र, आप उसको 200 देंगे। मार्केट वैल्यू देखी जाती है, आपने कभी इस तरह की हरकत नहीं करनी। अब समझ गए ना, मार्केट वैल्यू को शो करके उतनी आप कंपनसेशन देते। आप अगर देखें ना, वो कहते हैं ना कि पुराने जमाने में ये प्लॉट इतने का था, आप अभी का बताएं, आप अभी ये चीज कर रहे हैं तो अभी उसकी उतनी कंपनसेशन दें। होप सो शायद ये चीज भी क्लियर है, दानिश क्लियर है। इसके बाद 30, और अब जो जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं ना, ये क्या है? रेमेडीज अवेलेबल टू द बेनिफिशियरी। तीसरी ये अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। अकाउंट ऑफ, इससे क्या समझ में आती है? अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, देखें, वर्ड इटसेल्फ डिस्क्राइब प्रॉफिट, फायदा ही फायदा, पैसा ही पैसा, ठीक है ना। रिक्वायर द थर्ड पार्टी टू अकाउंट फॉर एनी प्रॉफिट गेन्ड फ्रॉम देयर इन्वॉल्वमेंट इन द ब्रीच। मैंने एक मिसाल दी थी, इसने कहा कि यार ये प्लॉट 1 करोड़ रुपए का, आप अभी इसको बेच दें, ये बेच के हम एक और कमर्शियल प्लॉट ले रहे हैं। 2 दिन के बाद उसकी प्रॉपर्टी कितने की बनेगी? करोड़ से 11 करोड़ की। अब उसमें जो 10 करोड़ बेनिफिट हुआ, 5 करोड़ आपने लिया, 5 करोड़ इसने लिया, ठीक है ना। अब वो जितना भी बेनिफिट गेन्ड हुआ है ना जायद की प्रॉपर्टी से, ही विल रिटर्न इट। हाँ, मैं समझाता हूं। इफ द थर्ड पार्टी प्रॉफिटेड फ्रॉम असिस्टिंग इन द ब्रीच, दे मे बी रिक्वायर्ड टू पे दोज प्रॉफिट टू द बेनिफिशियरी। आपको कहीं से भी कुछ भी करके आपको जो फायदा हुआ है ना उस ब्रीच करने से, मुबीन को जो फायदा मिलेगा उस प्रॉपर्टी को बेचने में, मशवरा देने में, कुछ भी करने से जो भी फायदा मिलेगा प्रॉपर्टी से, यू विल पे बैक टू द अल्टीमेट बेनिफिशियरी हु इज जायद। मैं फायदे की बात कर रहा हूँ, वो अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूँ। आगे मुझे लगता हो शाम को मैंने वो आपको नहीं वापस कर। बेटे आप मेरी बात समझे नहीं, हम बात कर रहे हैं उस चीज के ऊपर जो प्रॉफिट मिलेगा। सपोज करें आपने बेची नहीं है, आपने साध को मशवरा दिया, असिस्टेंस दी
कि ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है ना, इससे बेच के एक और प्रॉपर्टी लेते हैं जिससे हमें 2 दिन के बाद 10 करोड़ का फायदा होगा। अब आपकी डिसऑनेस्टली क्या आती है, 5 करोड़ आप कहते हैं मैं रखूंगा, 5 करोड़ आप रखें, फिर 1 करोड़ जो मिलेगा ना उसके हम दोबारा रायत को वही जमीन लेके वापस दे देंगे। ठीक है ना। अब फायदा किसको हुआ 5-5 करोड़ का, आपको और इनको हुआ, जायद को कुछ नहीं हुआ। कोर्ट कहती है वो जो फायदा आपको हुआ है ना, स्पेशली यू, अभी हम आपकी बात कर रहे हैं, यू विल पे टू द जायद। वो मैं समझ गया। हाँ इसके अलावा बात कर, अगर मैंने चीज वो ली है हाँ तो 100 रुपए की, हाँ तो मैंने ले ली है, हाँ, आगे मैं सेल करूँ मुझे फायदा हो या नुकसान, आप उतनी अमाउंट तो स्कोर क्या है? वो देने, वो हमने देखें पहली बात पढ़ी थी, रिटर्न करें, रिटर्न नहीं कर सकते तो कंपनसेट करें, कंपनसेट नहीं कर सकते जितना फायदा हुआ है वो करें, ये चीजें करनी पड़ी। जाहिर समझ गए यहाँ तक, होप सो दानिश साहब को भी क्लियर है। चौथी चीज है इंजंक्शन। इंजंक्शन ये है कोर्ट ऑर्डर दैट प्रिवेंट द थर्ड पार्टी फ्रॉम कंटिन्यूइंग देयर इन्वॉल्वमेंट इन द ब्रीच और रिक्वायर देम टू टेक सर्टेन एक्शन। मिसाल ऐसे लेते हैं, an injunction might be issued to stop the third party from disposing of misappropriated funds or to freeze assets. इसकी मिसाल इस तरह है, आपने इसको कहा 1 करोड़ रुपए की ये जायद का प्लाट बेचें, हम कमर्शियल प्लाट ले रहे हैं, आपको 2 दिन के बाद क्या हुआ, फायदा हुआ है। अब आप अगेन क्या कर रहे हैं, उन 11 करोड़ का जो फायदा हुआ है ना, आप उसको अगेन कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने और इनके फायदे के लिए। कोर्ट आपको ऑर्डर करती भाई फर्दर नहीं, अब पुत्र कुछ नहीं करना, इधर रुक जाओ, आपको इस तरह की फर्दर चीज करने से रोक लेती है। एक चीज ये एक छोटी सी मिसाल है। दूसरी चीज इसकी मैं इस तरह मिसाल दूं कि अगर ये कोई चीज अब करने जा रहे हैं, सपोज करें आपने अभी 1 करोड़ का बेची और आप लेने जा रहे हैं कुछ, कोर्ट ऑर्डर करेगी नहीं पुत्र नहीं लेनी, आप फ्रीज कर देते हैं, आपको स्टॉप कर देती है कि आप फर्दर एक्शन नहीं ले सकते। हाँ ये स्टे हो जाता है ना जी, जी उसको इंग्लिश में वो स्टे बोलते हैं, स्टे हो गया कोर्ट की तरफ से, मतलब स्टॉपेज हो गया है, उर्दू का मुझे होता है बिल्कुल, वो एक वर्ड है। अच्छा कौन सी स्लाइड है, 20 है। तो यहाँ तक समझ में आ गई, रेमेडीज में क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं टू द बेनिफिशियरी। वापस दें, कोर्ट स्टॉप करती है फर्दर एक्शन लेने से, फर्दर कोई चीज इन्वॉल्वमेंट से, फर्दर असिस्टेंट से या कुछ भी, इसको रोक लेती है कि भाई तो फिर आपने अब कुछ नहीं करना। पहली चीजें क्लियर हैं, ऐसा ना हो पहला ही कॉन्सेप्ट थोड़ा वो आगे, ये इसको 2 दफा है ना पढ़ें, थोड़ा साथ स्लाइड खोलें पिछली, इनको 1-2 दफा पढ़ें आप, पिछली पूरी स्लाइड ऊपर वाली खोलें, ऊपर वाली 1-1 मिनट में आप ये पढ़ें। और अभी याद करोगे तो आपको समझ में आएंगी कॉन्सेप्ट। अब आते हैं रिसिप्ट लाइबिलिटी, इसको साइड पे करें। पहले हम पढ़ रहे थे डिसऑनेस्ट लाइबिलिटी, इंसान की नीयत वाली चीज पे। अब बात है रिसीविंग, वो जो बंदा थर्ड पार्टी की कौन सी इन्वॉल्वमेंट है। अब आता है वो रिसीव करता है तो ऑटोमेटिकली क्या कहलाएगा, तो भी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। पहले हम पढ़ रहे थे मुबीन की डिसऑनेस्टली, देख रहे थे इंटेंशन। अब ये उस प्रॉपर्टी को, उस चीज को रिसीव कैसे,
receipt based liability in equity and trust law concern the responsibility of third party who receive trust property knowing or being in circumstances where they should have known that property was misappropriated or wrongly acquired. ये अपने पास होती है प्रॉपर्टी, उसके पास जानते घूमते हुए भी आ जाए या इसके पास अननोइंगली आ जाए, ठीक है ना, थर्ड पार्टी के पास। अब इसकी चीज पड़ेंगे जब वो उसके पास किसी और की प्रॉपर्टी वो जानते हुए ले ले, रिसीव कर ले, या तो पता हो, थोड़ा बहुत नॉलेज हो, थोड़ा बहुत ना हो, उस सिचुएशन में क्या सिचुएशन होगी, क्या देखेंगे आप। नेक्स्ट करें। अब उसकी हम कंडीशंस पढ़ते हैं कि क्या चीजें जरूरी हैं कि यार हम कहेंगे रिसीप्ट बेस्ड लायबिलिटी आ जाती है। जायद पढ़ें सबसे पहले। देखें कंडीशन ये है कि हम पढ़ रहे हैं रिसीप्ट बेस्ड लायबिलिटी, मतलब कि दानिश तीसरा बंदा जो है ना, तीसरा बंदा वो जब प्रॉपर्टी हासिल करता है ना, प्रॉपर्टी उनके पास आ जाती है, उनके लिए क्या कंडीशन जरूरी है। सबसे पहले वो कहता है जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी है ना, वो ट्रस्टी क्या करे, उसमें हेरा फेरी करके किसको दे, किसी तीसरे बंदे को दे दे, और वो तीसरा बंदा उसको रिसीव्ड कर ले। पहली कंडीशन है ट्रस्ट प्रॉपर्टी हो और उसकी ब्रीच कौन करे, ट्रस्टी करे, मिले किसको, रिसीव कौन करे, थर्ड पर्सन मुबीन, रिसीव्ड कर ले। जब वो प्रॉपर्टी मुबीन के पास जब वो प्रॉपर्टी आ जाए, मुबीन जब वो प्रॉपर्टी को रिसीव कर ले, तब क्या कहलाएगा कि यार एक कंडीशन पूरी हो जाती है। सेकंड पे आते हैं, ये क्लियर है। सेकंड है नॉलेज और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज, या तो फुल नॉलेज हो या थोड़ा बहुत। द थर्ड पार्टी मस्ट हैव हैड एक्चुअल नॉलेज, मुबीन को पता हो कि ये ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, उन साथ मेरे साथ क्या कर रहा है, रायत के साथ धोखा करके रायत की ट्रस्ट की ब्रीच करके ये मुझे दे रहा है। एक या कंस्ट्रक्टिव नॉलेज दैट द प्रॉपर्टी वाज रिसीव्ड इन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। Example, if the third party knew or should have known that the funds were stolen from the trust, this knowledge triggers liability. जब आपको उस चीज की नॉलेज हो, थोड़ा बहुत पता हो या फुल पता हो, या आप यू आर लिटिल बिट अवेयर ऑफ दैट थिंग कि दैट इज द स्टोलन प्रॉपर्टी, और वो ब्रीच किया हुआ है, किसने, साध ने, किससे, जायद से। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, बस आप, मैं तो बिल्कुल आम अल्फाज में समझाने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि सब ये लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं, ये बिल्कुल सादे वर्ड इसी वजह से लिखे गए हैं। जब मैं स्लाइड बना रहा होता हूँ ना, कोशिश करता हूँ सिंपल इंग्लिश हो, कोई एक टर्मिनोलॉजी ऐसी ना हो। मिस एप्रोप्रिएट, मैं जब पिछले हफ्ते या गालिबन उससे पहले जब लिख रहा था, मुझे पता था ये समझ में ना, मिस एप्रोप्रिएट समझ रहे हैं ना, मल्टीपल उसकी मीनिंग से। नेक्स्ट करें। अब अच्छा वो समझ गए, रिसीव्ड बेस्ड में नॉलेज हो और आप रिसीव्ड करें प्रॉपर्टी। अब बात है मेंटल स्टेट की रिक्वायरमेंट क्या है समझने के लिए थर्ड पर्सन की। हमें कैसे पता चलेगा कि मुबीन की मेंटल स्टेट अप टू द मार्क है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या, द थर्ड पार्टीज लायबिलिटी डिपेंड ऑन देयर नॉलेज of the circumstances surrounding the receipt of the trust property. This knowledge can be actual or constructive. मुबीन को कहता है, हम अभी दिमागी उस चीज को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। थर्ड पार्टी लायबिलिटी डिपेंड किस पे करती है, नॉलेज के ऊपर करती है। हमें कैसे पता चलेगा कि यार मुबीन लायबल है। मुबीन को या तो उसकी नॉलेज हो
पता हो कि यार ये जो साथ मुझे प्रॉपर्टी दे रहा है ये ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, देन यू विल बी लायबल। या क्या हो, हल्की फुल्की नॉलेज हो, कहीं से पता चला हो, फुल नॉलेज ना हो, हल्का फुल्का भी पता हो, इट मीन कि यू आर मेंटली एट दैट टाइम यू आर केपेबल टू अंडरस्टैंड कि भाई वो क्या चीज थी क्या नहीं। दूसरी एक्चुअल, the third party directly knows that property is misappropriated। आपको पता है यार साथ मेरा दोस्त है, साथ के पास जो प्रॉपर्टी है टोटली किस चीज की है, ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, एंड देन यू आर इन्वॉल्विंग। होप तो क्लियर हो गया। तीसरी है कंस्ट्रक्टिव नॉलेज, द थर्ड पार्टी इज डीम्ड टू नो बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंसेस इवन इफ दे डू नॉट हैव डायरेक्ट नॉलेज। पता नहीं है, जैसे कि if a third party receive a large sum of money from a trustee but is aware that the trustee is under investigation for fraud, they might be held liable due to constructive knowledge। बिल्कुल आम अल्फाजों में मैं समझाता हूं कि मेंटल स्टेट के रिक्वायरमेंट क्या है। हम किस बंदे को पढ़ रहे हैं, थर्ड पर्सन। अभी जितनी भी जो चीजें घूम रही है किसके अराउंड सराउंड घूम रही हैं, थर्ड पर्सन। इधर एक अभी स्लाइड आई है जिसमें उन्होंने कहा है जो तीसरा बंदा है ना, तीसरा बंदा कौन है, मुबीन, उसकी आपको कैसे पता चलेगा कि यार ये लायबल है किस चीज के, कि ये ट्रस्ट वाले मामलात में इन्वॉल्व है, इसको कोर्ट कचहरे में ठहराओ, खड़ा करो। उसने कहा पहली बात, उसने कहा मेंटल स्टेट, उसको देखो, उसको जानो कि यार इसकी नॉलेज है, इसको पता है कि यार जो साथ मुझे प्रॉपर्टी दे रहा है, पैसे दे रहा है, ये ट्रस्ट है कि नहीं, इस चीज की नॉलेज होना, इसमें आता है नॉलेज की बात है। दिस नॉलेज कैन बी एक्चुअल, ये एक्चुअल नॉलेज से मुराद इसको पता है, ही इज इन्वॉल्व। कंस्ट्रक्टिव में ये इसको पता नहीं है, इसको इतनी चीज पता है, सपोज करें साद और ये एक ही घर में रहते हैं, ऊपर वाले में साद रहता है, ये नीचे वाले में रहता है, दोनों दोस्त हैं। ये कहता है यार मेरे पास एक प्रॉपर्टी आपको मैं देता हूँ, ये कहता है ठीक है। इसको नहीं पता ये ट्रस्ट की है, इसको इतना पता है कि पुलिस FIA कोर्ट इसके पीछे पड़ी हुई है। आपको उस नॉलेज से पता लगाना चाहिए, उस एक छोटी सी चीज से कि यार कहीं ना कहीं इसमें भी गड़बड़ हो गई। हाँ, अब हमारे यहाँ एक पाकिस्तान में एक चीज आपने देखी, मुबीन समझ में आ गई इस बात की। वो कहते हैं ना कि जब किसी फ्रॉडिया जो होता है ना, फ्रॉडिया, उसके पीछे पुलिस, इंटेलिजेंस, जो आपकी बॉडीज होती है ना गवर्नमेंट की, वो पीछे लगी हुई होती है, क्योंकि उसके खिलाफ मल्टीपल कंप्लेंट्स होती हैं। फ्रॉडिया किसी नए बंदे के साथ कर रहा हो कॉन्ट्रैक्ट, तो नए बंदे को उस गाड़ी का नहीं पता, लेकिन इस बंदे का पता यार ये बंदा फ्रॉडिया है, तो कहते हैं आपको कंस्ट्रक्टिव नॉलेज तो है ना, तो क्यों किया आपने। इस सिचुएशन में भी यू आर लायबल, आप फंसेंगे ही फंसेंगे हर हाल में। नॉलेज सही हो तब भी, हाफ भी हो तब भी नहीं, उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ ये भी स्लाइड क्लियर हो गई होगी, बस जस्ट आपने ना वो करना है। अच्छा, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज है। अब नॉलेज की हम जो चीज पढ़ रहे थे, एक एक्चुअल है, कंसेप्शन आपको समझ में आ गई होगी, है नहीं है ये डायरेक्ट अवेयरनेस ऑफ द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और रॉन्ग डूइंग। वो भी इनको पता है, साथ जो मुझे साथ मैं स्पीड स्लो करूं, a third party is directly informed that the funds they are receiving were stolen from a trust। सीधी सीधी बात पता है। कंस्ट्रक्टिव में थर्ड पार्टी रिसीविंग unusually large sum of money and known that dishonest trustee may be deemed to have constructive knowledge। हल्का फुल्का इसको पता है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव और एक्चुअल में ये डिफरेंट है। नेक्स्ट करें। अच्छा, willful blindness, deliberate avoidance of knowledge or refusing to investigate further despite clear signs of wrongdoing। Example, a third party avoids asking question about the source of funds to avoid discovering that they are misappropriated। साध, आपके खिलाफ पुलिस लगी हुई है, FIA लगी हुई है, आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, हर बंदे ने आपकी शिकायत लगाई हुई है, डेली घर पे पुलिस आती है, ये ऊपर वाली बिल्डिंग से देख रहा होता है आपको। एक दिन आप इसको आके कहते हैं आपकी एक पास ट्रस्ट प्रॉपर्टी है,
आप आगे मुबीन को कहते हैं कि ये आपको मैं बेच रहा हूँ इतने पैसों में, मुबीन कहता है मुझे सस्ते में मिल रही है, मैं ले लेता हूँ। मुबीन को ये चीज पता है कि आपके पीछे पुलिस चीजें, आप फ्रॉडिया हैं किस्म के, और मुबीन आपसे सवाल नहीं करता, पूछता नहीं है कहाँ से आई, आप इतने में मुझे सस्ती क्यों बेच रहे हैं। ये होता है ना, आपने देखा है। कहता है अगर ये नहीं पूछता तब भी ये लायबल है। द रीजन इज दैट डेलिब्रेट, डेलिब्रेट से मुराद है जानबूझ के अवॉइडेंस करना। कौन? उस नॉलेज की। मुबीन कह रहा है कि यार मुझे 1 करोड़ का प्लॉट 10 लाख में मिल रहा है, भाई ठीक है, मेरा क्या जाए, पुलिस पकड़े ना पड़े इसका काम है, मुझे 10 लाख का प्लॉट मिल रहा है, तब भी आप लायबल हैं। यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन। देखें ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों इन्होंने चीजें बनाई हैं, क्योंकि ट्रस्ट की प्रॉपर्टी जो है ना आपके पास है, 19-20 होती है। यू आर द फुली ऑनर। ये बच्चा है, छोटा है, इसको नहीं पता। आप किसी तीसरे इस बंदे की वजह से कोई भी एक्शन करेंगे, he will be also involved, liable for that involvement. क्लियर है यहाँ? डेलिब्रेट से मुराद जानबूझ के आप उससे सवाल नहीं करते, आप कहते हैं भाई पुलिस में पड़ी हुई है तो मेरा क्या जाए। एक मिनट निकाल, अप्रोप्रिएट नहीं है यहाँ देने। ये कौन पढ़ेगा? अनकॉन्शनेबिलिटी, इसको छोड़ दें, आप लोगों को नहीं समझे, इसको नेक्स्ट करें। ये 2 ऐसे टॉपिक हैं, इनकी अगर आपको समझा दिया ना, फिर आपका पिछला कॉन्सेप्ट सारा वो हो जाए। ये फिर मैं आपको नेक्स्ट वाली में ऐड करूंगा, इसमें ऐड करूंगा, ये दोनों डिस्टिंक्शन है। नेक्स्ट करें, अब इसको पढ़ लेते हैं। This means that the third party has not just received money, but they have benefited from that either directly or indirectly. Some say a third party this has so created funds to purchase property and that property is the third party has ये वही बात है जो मैं पहले कर चुका था। जो तीसरा बंदा है ना, वो उस प्रॉपर्टी तो उसने ले ही ली है, अगर उससे उसने मजीद फायदा हासिल किया है ना, तब भी ही लाइबल। उसको क्या बोलते हैं, उस चीज को बेनिफिशियल रिसिप्ट बोलते हैं, ऐसे बंदे को। नेक्स्ट करें। अब बात है रेमेडीज फॉर रिसीप्ट बेस्ड लाइबिलिटी। अगर वो पहले वाली थी डिसऑनेस्ट पे, अब बात है रिसीप्ट बेस्ड लाइबिलिटी। मुराद एक बंदे ने चीजें हासिल कर ली हैं, अपने पास रख ली हैं, उसमें भी सबसे पहली जो चीज आती है, ये पढ़ें आप। पहले हम पढ़ रहे थे 7 जो रेमेडीज थी ना, वो सिर्फ डिसऑनेस्टली वाली बेस्ड पे थी। अब कहता है उसकी इंटेंशन उस पर थी। अब कहता है अगर सपोज करें उस बंदे ने कोई चीज रिसीव कर ली है, हासिल कर ली है, आ गई है, उस पर रेमेडीज क्या है जायद के पास? जायद के पास पहली रेमेडी है उससे वो चीज वापस ले, कि भाई ये मेरी चीज है, मुझे वापस करो। सो उसको बोलते हैं रिस्टिट्यूशन या रिटर्न करना। नेक्स्ट करें। सेकंड आती है कंपनसेट अकाउंट ऑफ। अगेन वही सेम चीजें, कंपनसेट करेगा जितना भी उससे नुकसान हुआ है उस प्रॉपर्टी का, थर्ड पार्टी ने किया है, उसके बदले में वो पैसे देगा, वो चीजें प्रोवाइड करेगा जायद को। अकाउंट ऑफ प्रॉफिट, जितना उस पे मार्जिन मिला है, प्रॉफिट मिला है, पैसे उस प्रॉपर्टी के ऊपर आए, he will provide to the original beneficiary who is a जायद। नेक्स्ट वन। एंड इंजेक्शन, अगर फर्दर उसको बेचने जा रहा है उस प्रॉपर्टी को थर्ड पर्सन मुबीन, या कोई ऐसा एक्ट करने जा रहा है, कोर्ट उसको स्टॉप करेगी, इंजेक्शन देगी उसको, आप उसको स्टॉप कर